डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछले जैसे कि हम स्टार्ट किए हैं क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, क्लास 11 का। तो उसका कब एटलीस्ट हम 8 लेक्चर जा चुके हैं, है ना। 8 लेक्चर हो चुका है पहले चैप्टर का। आज जो नाइन्थ लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड आज का जो लेक्चर है वो लास्ट होगा, है ना। आज हम जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बच रहे हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे कहने को तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं, है ना, लेकिन जितने डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स हैं उन सब पे हमने 1 या 2 प्रैक्टिस लेकर के यहाँ हर एक वीडियो में बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर से हम लोग सीखते आ रहे हैं किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, है ना। हमने ये देखा था कि कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है तो उसके कंसंट्रेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए डिफरेंट टर्म हुआ करते थे, जैसे कि लाइक मोलैलिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं और पिछले क्लास से हम लोगों ने ये भी देखते आ रहे हैं कि हम एक सॉल्यूशन के पर्टिकुलर कंसंट्रेशन टर्म को किसी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में हम ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था तो हमने कन्वर्ट किया था इस फॉर्मूले पे, है ना। ये इसे नहीं देखना है, हमने ये देखा था क्या कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है, इंटू एन फैक्टर, इंटू क्या एन फैक्टर। इस पे हमने देखा था तो क्या किया था कि भाई किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक कंसंट्रेशन टर्म गिवन था, लाइक मोलैरिटी में वगैरह में, है ना। मोलैरिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हमें पता था वो मोलैरिटी के टर्म में पता था, ठीक है। हमने उसको नॉर्मेलिटी के टर्म में कन्वर्ट किया था, तो इस पे हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। तो देखिए आज हम एक न्यू फॉर्मूले में प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वो होना चाहिए, वो है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये पिछली बार भी बता दिया था, प्रैक्टिस नहीं कराई थी हमने इस पे। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन किसमें, ग्राम पर लीटर में। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसमें हम पूछ रहे हैं, ग्राम पर लीटर में। वो इज इक्वल टू होता है हमारा नॉर्मेलिटी, ठीक है, किसके इक्वल आता है, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, यानी क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन है तो उस केस में सॉल्यूट की बात करना ठीक रहेगा। तो देखिए क्या है, मीन्स समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं ना। हम सोच रहे हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं कि किसी सॉल्यूशन के एक कंसंट्रेशन टर्म को किसी दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर तक हम करते आ रहे थे, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में हमने कन्वर्जन किया था, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देख रहे हैं ना, यानी कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म को ग्राम पर लीटर में बताना भी हुआ तो हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, है ना, उसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लेंगे और इक्विवेलेंट वेट से उसके सॉल्यूट में से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन मिलेगा वो ग्राम पर लीटर में मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ, मान लेते हैं 0.N H2SO4 सॉल्यूशन, है ना, कोई सॉल्यूशन है H2SO4 का, किसमें, ग्राम पर लीटर में। कैसे फाइंड करेंगे, है। तो क्या देख रहे हैं, इस H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमें गिवन है ना। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हमारे लिए आसान है, हम ग्राम पर लीटर में बता देंगे। तो देखिए ये इसकी नॉर्मेलिटी गिवन है इस H2SO4 के लिए, बस इक्विवेलेंट वेट ऑफ इस H2SO4 का पता कर लिया जाए तो हम जानते हैं E से रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट वेट को, किसका फाइंड आउट करने जा रहे हैं, H2SO4 का। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालने का सबसे आसान तरीका है भाई कि इस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट देख लो, आप फाइंड आउट करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 आएगा, डिवाइडेड बाई ये एसिड है तो इसके लिए बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ये 2H+ आयन रिलीज करेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी, तो डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप देखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट मिलेगा आपको 49। बात समझ में आ रही है। इक्विवेलेंट वेट पता है, इसकी नॉर्मेलिटी पता है हमको कितनी, 0.2, या यूं कह लीजिए N ऑफ H2SO4, है ना,
नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 आपको 0.2 गिवन है। तो बताइए ग्राम H2SO4 का स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 किसमें भाई, ग्राम पर लीटर में कितना आ जाएगा, देख रहे हैं नॉर्मेलिटी कितना है इसके लिए 0.2 इंटू इक्विवेलेंट वेट आपने फाइंड आउट किया 49, ये आपका आ जाएगा 9.8 है ना, 49 हो जाएगा 98 और डेसिमल 1.1। तो देखा आपने, यानी कि 0.9 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन था, इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई थी है ना, इसको हमने ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया तो 9.8 आया। तो 2-4 और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, 2-4 और ले लेते हैं। देखिए इस चैप्टर में आप अगर देखें एकेडमिक लेवल के अलावा है ना, एकेडमिक लेवल के अलावा अगर आप बात करें तो बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो इन जनरल कंपटीशन एग्जाम में, यानी कि अगर हम मेन इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो इनसे बहुत बेटर क्वेश्चन बनते हैं ना। तो हमने उन टाइप्स की प्रैक्टिस तो अभी नहीं कराई है ना, हम अभी एकेडमिक लेवल तक ही रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर कराए हैं। तो देखते हैं आगे आने वाले वीडियोस में अगर पॉसिबल हुआ तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने मौजूद हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्या कि फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, फाइंड द, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आपके सामने है किसमें, ग्राम पर लीटर में फाइंड करना है ना। कुछ सॉल्यूशन में दिए हम दिए गए हैं, वो दे रहे हैं उसको ग्राम पर लीटर में, जैसे दिया इन्होंने 2m NaCl, 2m सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो यहीं पे सामने लिख देते हैं। सेकेंड है क्या, m/10 CH3H, m/10 एसिटिक एसिड दे दिया इन्होंने CH3COOH, ठीक है। थर्ड केस में इन्होंने ले लिया है, आई थिंक लिए होंगे n/5 HCl, n/5 HCl, और फोर्थ केस में इन्होंने ले लिया है n/10 H2SO4, ठीक है। देखिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, है ना। ये हमारा सॉल्ट का सॉल्यूशन मौजूद है, हमारा एसिड का सॉल्यूशन AB एसिड का और AB एसिड का सॉल्यूशन है। तो इनके सॉल्यूशन का जो आप देखिए हर सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग, मतलब कंसंट्रेशन टर्म अलग है। ये मोलरिटी के गिवन, मोलरिटी के टर्म में गिवन है इनका कंसंट्रेशन भी मोलरिटी के टर्म में है, इन दोनों का कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म में है। तो हमें ग्राम पर लीटर बताना है, इसमें सभी का हमें स्ट्रेंथ ही बताना है, बट ग्राम पर लीटर में। तो अभी इसके पहले हमने रिलेशन देखा था कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें स्ट्रेंथ बताना हो ग्राम पर लीटर में तो उसमें क्या करना है, उसके नॉर्मेलिटी में उसके इक्विवेलेंट वेट से, उसके का मतलब सॉल्यूट के, है ना, नॉर्मेलिटी में सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो अगर फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस की, तो एक्चुअली इसका मोलरिटी में गिवन है कंसंट्रेशन टर्म, पहले नॉर्मेलिटी में फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करना है, नॉर्मेलिटी यहाँ पे H2SO4 क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, याद है। तो एन फैक्टर सोडियम क्लोराइड के लिए क्या है, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट में हम देखते हैं कि चार्ज कितने प्रेजेंट रहते हैं, देखा जाए तो इस पे Na+Cl- यानी कि 1 यूनिट का चार्ज इस पे आ रहा है, तो इंटू 1, यानी कि इसके लिए जो नॉर्मेलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 2। तो नॉर्मेलिटी पता हो गई तो तुरंत बता देते हैं इसका स्ट्रेंथ, क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन ना लिखे तो भी क्लियर है कि सॉल्यूशन की बात की जा रही है, किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन यानी कि 2 इंटू नॉर्मेलिटी बाद इक्विवेलेंट वेट आता है, सॉल्यूट हमारा यही है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट की क्या बात करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट 35.5 डिवाइडेड बाई जितने इस पे चार्ज हो रहे हैं, है ना। तो हमने देखा है यहाँ पे तो कितने इसके चार्ज हैं, सिर्फ 1, यानी इस केस में ये आपका 71 आ जाएगा, है ना, 71 ग्राम पर लीटर कह सकते हैं। तो आपने देखा 2 मोलरिटी वाले सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को अगर हमने ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया तो 71 ग्राम पर लीटर आया, ठीक है। इसी वे में अगर हम बात करें, इसी वे में अगर बात किया जाए तो देख लेते हैं, सेकेंड की बात कर लेते हैं, क्या है वो, m/10 CH3COOH। तो ये भी मोलरिटी में है, तो यहाँ से पहले हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन CH3COOH सॉल्यूशन क्या हो जाएगा,
इसके लिए मोलरिटी है 1/10 इंटू ये कितने एन फैक्टोरियल कितने H प्लस एन रिलीज करेगा 1H प्लस एन, देखिए यहाँ से रिलीजिंग होगी तो 1, यानी कि ये हो जाएगा 1/10 नॉर्मेलिटी आ गई इसकी, और नॉर्मेलिटी आ गई तो स्ट्रेंथ इसका बताया जा सकता है, जरूर बताया जा सकता है। क्या होगा स्ट्रेंथ ऑफ CH3COOH सॉल्यूशन क्या होगा भाई, नॉर्मेलिटी है इसकी 1/10 इंटू नॉर्मेलिटी के बाद क्या आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस सॉल्यूट, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या करते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते हैं, जितने H प्लस एन रिलीज करता है तो आज 1 प्लस H प्लस एन रिलीज कर रहा है। मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए इसका 2 कार्बन है, ठीक है 2 कार्बन है तो 24 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 32 है ना भाई, 2 कार्बन है तो 24, 3 4 हाइड्रोजन तो 4, 2 ऑक्सीजन है तो 32 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 1/10, या नीचे लिख सकते हैं हम यहाँ पे है ना, यानी कि 1/10 इंटू ये हो जाएगा आपका 36 और 50 है ना, 60 हो जाएगा सिंपली, 50 और देख लीजिए सॉरी 36, हाँ ठीक है 28 और 32 60, यानी कि यू का ये 6 ग्राम पर लीटर है कि नहीं। आ गया M/10 मोलरिटी वाले एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को अगर हमने ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट किया तो 6 ग्राम पर लीटर आया। तो चलिए इतनी बातें समझ में आई, तो जरा थर्ड की भी बात कर लेते हैं। आज देखिए आज जितने एसिड है उनका देखो नॉर्मेलिटी में ही गिवन है सॉल्यूशन है ना, तो इसमें लिए हमें नॉर्मेलिटी इसकी पता है ना, नॉर्मेलिटी यहाँ फाइंड नहीं करने की जरूरत है, नॉर्मेलिटी यहाँ गिवन है 1/5, और इसके लिए अगर आप बात करें क्या करना है क्या स्ट्रेंथ ही बताना है ना यार, तो देख लो स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ HCl सॉल्यूशन कहने का मतलब नॉर्मेलिटी 1/5 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, वैसे देखें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl 36.5 मिलेगा, डिवाइडेड बाई जितने H प्लस एन रिलीज कर सकता है तो एक H प्लस एन रिलीज कर सकता है, ये तो 36.5/5 ये 7 है ना, 7 पॉइंट हो जाएगा आपका 7.3 ग्राम पर लीटर। ओके, तो N/5 HCl के करस्पॉन्डिंग अगर हम उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करें तो 7.3 ग्राम पर लीटर आएगा। इन द सेम वे आप फोर्थ वाले के लिए कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या है इसके लिए भी आपको नॉर्मेलिटी गिवन है ना, अगर आप देखें तो नॉर्मेलिटी इसके लिए N/10 है। ओके, तो स्ट्रेंथ बताना हमारे लिए और आसान हो गया क्योंकि आज हमारे लिए सीधा नॉर्मेलिटी गिवन है। ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। देखिए इसका पिछले क्लास से निकालते आ रहे हैं 98/2 इक्विवेलेंट वेट आते आ रहा है इसका, ठीक है 98 मॉलिक्यूलर वेट तो उसका क्या बेसिसिटी, तो लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 49/10, ठीक है 49/10 का मतलब 4.9 ग्राम पर लीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से क्या किया जा रहा है भाई, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है समझ में आया, देख लीजिए सर। तो मैं सीरीज करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा कुछ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ नहीं बस 2-4 जो भी हैं बेसिक लेवल के, तो उनकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। सीरीज करते हैं, चलिए सीरीज कर लीजिए। ओके, देखिए क्या डिस्कशन अब हम करने वाले हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करने वाले हैं। किसकी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एक्चुअली इसमें करते क्या हैं हम, है ना, होगा क्या कि एक हमारे पास 2 सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है 2 सॉल्यूशन, चाहे एसिड का चाहे बेस का रहेगा हमारे पास। हम क्या करेंगे कि उन 2 सॉल्यूशंस में से किसी एक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हमको पता रहेगा, बाकी दूसरे का स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक सॉल्यूशन जिसका कि स्ट्रेंथ हमें नोन है, वॉल्यूम भी नोन है ना, उस नोन वॉल्यूम और स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन की मदद से हम जो हमारे पास अननोन स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन मौजूद है उसकी उसका कंसंट्रेशन टर्म या उसकी वॉल्यूम फाइंडिंग करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इसी प्रोसेस को मतलब कि एक नॉन सॉल्यूशन वाले या नॉन स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन की हेल्प से जब हम एक अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो इसी प्रोसेस को टाइट्रेशन नाम दिया जाता है। ठीक है, टाइट्रेशन इसी को बोलते हैं। तो यानी कि वो इसमें हम एक बार के लिए अगर डिस्कस करना भी चाहें टाइट्रेशन की अगर बात कर लें कि टाइट्रेशन होता क्या है। ठीक है, टाइट्रेशन, तो इसमें हम इसके लिए यही लिखेंगे कि द प्रोसेस, क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ नोविंग strength of a solution, strength of a solution by the help of unknown strength solution, known strength solution using, ठीक है भाई, using volumetric analysis, using volumetric analysis is called, क्या बोलते हैं उसको, is called titration। ठीक है, तो टाइट्रेशन जानना था थोड़ा सा, बस डिफिनेशन के हेल्प से हमने बता दिया कि टाइट्रेशन होता क्या है। तो देखिए अब क्या करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा N1 इंटू V1 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, N2 इंटू V2। ये वो रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी एक नॉन स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन की मदद से अननोन स्ट्रेंथ जिस सॉल्यूशन का है उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो N1 की अगर हम बात करें, N1 Vn क्या है, ये हमारे उस सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है जिसका हमें स्ट्रेंथ नोन है। ठीक है, N2 V2 क्या है, हमें उस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है जिसका हमें स्ट्रेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे इस पे अगर हम एक बात करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेना है ना, तभी समझ आएगा, हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर समझ आ जाएगा। इसमें सीधा एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ M/2/4 रिक्वायर्ड टू, अच्छा यहाँ लिखा है क्वेश्चंस में कि क्या लिखा है, देखते हैं। व्हाट, शायद वही है, हाँ, व्हाट वॉल्यूम ऑफ M/2 H2SO4 is required to react 100 ml of, to react 100 ml of M/10 H2SO4। ठीक है, देख रहे हैं, तो क्या कह रही है कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ हमको पता है, चूंकि ये स्ट्रेंथ मोलैरिटी में है, कोई बात नहीं, हम इसको नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो M/10 H2SO4 स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन को अगर हम 100 ml लें तो इससे रिएक्ट करने के लिए M/2 H2SO4 का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, हम वो रिलेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे भाई कि H2SO4 यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन लिया गया है उनका स्ट्रेंथ आज हमें नॉर्मेलिटी में डायरेक्टली नहीं गिवन है, मोलैरिटी में गिवन है। तो कोई बात नहीं, हम एक्चुअली क्या करेंगे, इस मोलैरिटी के कंसंट्रेशन टर्म को क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ बात करें, अगर हम बात करें कि लेट N1 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ N1 की अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी ऑफ, मान लो अननोन H2SO4 है, किसका है, अननोन H2SO4 या अननोन सॉल्यूशन। अब चूंकि अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इस बार कितना है, M/2 H2SO4। ठीक है, और इन द सेम वे हम N2 किसको मान लेंगे, ये हमारा M/10 H2SO4 वाले सॉल्यूशन का क्या है, नॉर्मेलिटी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग N1 है तो V1 भी ले लेंगे, और इसी के करस्पॉन्डिंग N2 है तो क्या ले लेंगे, V2 भी ले लेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, तो करना क्या है, पहले हमें इस M/2 H2SO4 के
पहले नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। तो N1 इसके लिए अगर हम फाइंड करें, है ना, N1 अगर इसके लिए फाइंड किया जाए तो m बाई क्या होता है, मोलैरिटी 1/2, है ना। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो n फैक्टर H2SO4 के लिए कितना है 2। तो अगर इसकी बात करें नॉर्मेलिटी तो कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक। इसके लिए वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम हमको पता नहीं है, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो अगर इसके लिए N2 फाइंड आउट करें तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है कैसे, 1/10 इंटू, यानी क्या फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो फिर वही H2SO4 एसिड ही है, तो इसके लिए n फैक्टर कितना होगा 2। तो अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा 1/5, N2 आपका 1/5 आया, और V2 इस केस में गिवन है आपको कितना है 100 ml। तो चलिए वो रिलेशन अप्लाई कर देते हैं, कौन सा वाला भाई, N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2। तो देखते हैं N1 कितना है 1 इंटू V1 हमें फाइंड आउट करना है। N2 अगर आप यहाँ से देखें तो 1/5 और V2 कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ से V1 जो आएगा वो आपका 20 मिलीलीटर आएगा, यानी कि इस स्ट्रेंथ वाले 100 ml सॉल्यूशन से इस स्ट्रेंथ वाले सॉल्यूशन का कितना रिएक्शन चाहिए होगा, सॉरी कितना वॉल्यूम चाहिए होगा 20 ml, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मली क्या करेंगे, ये रिलेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ ध्यान रखेंगे नॉर्मलिटी वगैरह पता रहना चाहिए। अगर वाइल में डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम जो रिलेशन जानते हैं उस रिलेशन की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर देंगे, ओके। चलिए ये भी इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन है इसी पे। चलो बात करते हैं बारी बारी से, अगर 3-4 क्वेश्चन है तो। चलो जैसे सेकंड क्वेश्चन है 250 ml सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन ऑफ n/5 HCl, सॉल्यूशन ऑफ n/5 HCl, ठीक है, रिएक्ट विथ n/10 H2SO4, फाइंड द अमाउंट ऑफ H2SO4, रिएक्ट विथ n/10 H2SO4, find the amount of H2SO4 formed, find the amount of H2SO4 formed, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कि भाई आज n/5 नॉर्मेलिटी वाले ऐसे सॉल्यूशन का हम 250 ml ले रहे हैं और उसको रिएक्ट करा रहे हैं n/10 नॉर्मेलिटी वाले H2SO4 से, है ना, n/10 कंसंट्रेशन वाले H2SO4 से। तो कितना H2SO4 का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में, देखिए यहाँ पे टाइट्रेशन हो रहा है ना। अगर आप देखें तो यहाँ एसिड एसिड के बीच में क्या हो रहा है, टाइट्रेशन हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक नोन सॉल्यूशन की हेल्प से दूसरे अननोन सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे उस कंसंट्रेशन टर्म के फाइंडिंग की बात की जाए, चाहे उसके वॉल्यूम की बात की जाए। तो चलो कोई नहीं, यहाँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है। अगर आप इसको N1 मान ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को क्या मानिए V1, और इसको अगर आप N2 मान रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम को क्या मानिए V2। तो चलिए वही करते हैं। तो क्या करते हैं, लेट N1 क्या है, N1 को ले लेते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ व्हाट n/5 HCl। इस केस में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा ये N1, तो देखा जाए तो N1 की बात की जाए तो हो जाएगा 1/5 और V1 की बात की जाए तो 250 ml। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है। अगर हम N1 को कह रहे हैं वो n/5 HCl के लिए नॉर्मेलिटी है तो V1 भी हम HCl के लिए ही लेंगे, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम बात करें यहाँ से तो N2 को क्या बोल सकते हैं, N2 को हम क्लियरली कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ n/10 H2SO4, नॉर्मेलिटी ऑफ n/10 H2SO4। तो इसके लिए V2 क्या होगा नहीं पता है, हमको फाइंड आउट करना है। कोई नहीं, V2 नहीं पता है लेकिन N2 पता है, वो कितना है 1/10। तो चलिए वही रिलेशन अप्लाई कर दें, कौन सा वाला, N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2। कैलकुलेशन ही है, N1 कितना है 1/5, V1 है 250 ml, N2 कितना है देख लिया जाए 1/10 और V2 हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान हो गया है कि नहीं, कर दो इसको 5 जाए, है ना। तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा 5 में गया था ना 50 इंटू 10, यानी कि V2 आपका आ जाएगा 500 मिलीलीटर, यानी H2SO4 की कितना वॉल्यूम चाहिए होगा
500 मिलीलीटर। तो समझ में आया? ऐसे ही आते हैं भाई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जनरली। खैर क्वेश्चंस का लेवल अगर आप बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स आ रहे होते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे इसी तरीके के होते हैं। सीधा हमें क्या करना है, फॉर्मूला का अप्लाई करना है और पुटिंग और गेटिंग वाला आंसर होना है, ठीक है। बेसिक लेवल पे तो इतने ही होते हैं। एक दो और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, चलिए जरा। अच्छा टाइमिंग की बात है, चलिए इसी रीच कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, है ना। देखिए आई थिंक समझ आ गया होगा, ज़्यादा क्या प्रैक्टिस बेसिक लेवल पे इसी तरह के प्रैक्टिस करने हैं ना। N1 V1 फाइंड करना, फिर रिलेशन में रखना और जो भी अननोन वैल्यू उसको फाइंड करना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट साइड का क्वेश्चन ले गए हैं। अच्छा एक चीज़ हम जरा कैलकुलेशन करा लें। जैसे हम जानते हैं, अभी ख़त्म करते हैं इसको। हम जानते हैं जिस तरीके से नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट, है ना, गिवन वेट अपॉन में एटॉमिक या यू कहिए मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ मॉलिक्यूल्स बार बार रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट। ये नंबर ऑफ मोल का इसी तरीके से फॉर्मूला होता है। इन द सेम वे अगर हम फॉर्मूला फाइंड करें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गिवन वेट सेम इन द सेम वे डिवाइडेड बाय, जहाँ मॉलिक्यूलर वेट था वहाँ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, है ना। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर किसी साल्ट, एसिड या बेस का आपको क्या गिवन है, वेट गिवन है, तो आप उसके लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम सभी की क्या बताना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर बात कर लें, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग क्या सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन गिवन है, आपको उसके क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहला क्या है, मान लेते हैं 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड उन्होंने लिया है। सेकेंड में क्या किया है उन्होंने, भाई 14 ग्राम H2SO4 ले लिया है, 14 ग्राम H2SO4। जरा इन्हीं दो के लिए देखते हैं, ठीक है। देखें, अगर नंबर ऑफ मोल पूछता तो सीधा आप करेगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, गिवन वेट कितना है 5 डिवाइडेड बाई सोडियम क्लोराइड के लिए इक्विवेलेंट वेट जब फाइंड करने जाएंगे तो क्या आप कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई इस पे कितने टोटल चार्जेस हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट तो इसका 35.5 ही रहा, है ना। चार्ज कितना होता है 1, तो 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट के लिए यानी सोडियम क्लोराइड के केस में इक्विवेलेंट वेट 30.5 ही रहा। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए 1 अपॉन में, है ना, 5 से 35, मतलब 5 से 35, 5 बन जा 5, यानी कि 10/71। देख रहे हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो आप 10/71 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आएंगे सॉल्ट के करस्पॉन्डिंग। उसी तरीके से H2SO4 के करस्पॉन्डिंग अगर आप बात करें, क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके केस में था, सोडियम क्लोराइड के केस में था। अब हम किसके केस में कैलकुलेशन करने चल रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2SO4 के केस में, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं क्या होता है। वेट यहाँ पे कितना दिया है 14 ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट हम कई दिनों से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, कितना आता आ रहा है 98/2, है ना, 98/2 बार बार 49 आता है, तो आज भी क्या रख दें 49। मेरी बात समझ रहे हैं, तो 49/2 यानी इसी को सिंपल वे में करेंगे तो यही होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म यही है इसका, है ना। तो देखा आपने कैसे भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, वैसे भाई हमने नंबर ऑफ मोल में बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को भी इन द सेम वे ट्रीट करेंगे जैसे नंबर ऑफ मोल का ट्रीटमेंट किया करते हैं। क्या ये बात समझ में आई, है ना। तो इस फॉर्मूले की मदद से हेल्प से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की फाइंडिंग कर लेंगे। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं, है ना। मैं जरा इसको इरेज करूँ, चलिए इरेज कर लेते हैं भाई, इसे भी इरेज करते हैं। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का ये तो फॉर्मूला है ही जो आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा
और भी फॉर्मूले लोग निकाल रखे हैं, कहते हैं भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है उसको ये लोग कहते हैं मिली इक्विवेलेंट, एक टर्म है आपका, है ना। जैसे हम नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला जानते हैं, नॉर्मेलिटी का ओरिजिनल फॉर्मूला अगर हम देखें तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, है ना, एक्चुअली क्या आया था हमारा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है ना, यही आया था ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन क्या, लीटर, ये था हमारा। यहाँ से अगर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालें तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर आएगा, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का अगर आप यहाँ से फॉर्मूला निकालें भी तो क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा भाई, नॉर्मेलिटी, ओके, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में, ठीक। चूंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था, अगर हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की बात करें, है ना, किसकी बात करें, मिली इक्विवेलेंट, एक्चुअली यहाँ पे अब हम टर्म यूज करेंगे एम डॉट ई, जिसको हम क्या नाम देंगे, नाम देने वाले इसको मिली इक्विवेलेंट। तो इन शॉर्ट हम इसको एम डॉट ई लिखेंगे, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट को, समझ में आ रहा है, तो इसीलिए करते हैं। तो भाई जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए क्या था, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला जो आ गया। अब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात नहीं करेंगे, सॉरी करेंगे, फॉर्मूला ही निकालना है ना। एक तो ये तरीका है फॉर्मूला निकालने का, एक तो ये है, एक होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के लिए अगर हम बात करें, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मिली इक्विवेलेंट अपॉन में 1000, है ना। ये भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जैसे निकालना इसी तरीके से ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब मिली इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट था नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, उसी तरीके से हम नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जो लीटर था वो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में, ठीक है। यानी किसी सॉल्यूशन के नॉर्मेलिटी में हम उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वो वॉल्यूम को किस में रख के, मिलीलीटर में, तो हमें नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप मिली इक्विवेलेंट अपॉन 1000 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे अगर एक प्रैक्टिस लें, एक क्वेश्चंस की बात करें तो जरा वो भी देख लेते हैं, है ना। एक साथ कई सारे क्वेश्चन मैं सारा मिटाऊं, है ना, समझ में आ गया होगा सारे फॉर्मूले। और देखिए ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेटेड हैं, ये रिजल्ट निकल चुके हैं, आ चुके हैं हमारे मतलब बुक्स वगैरह में प्रेस्क्राइब है। तो हम इन्हीं रिजल्ट्स को लेकर के क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बात करते हैं इसकी। तो जैसे अगर एक बात करें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने सीधा दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, किसका मिली इक्विवेलेंट, ऑफ H2SO4 of H2SO4 present in of H2SO4 present in what, 10 ml of N/2 H2SO4 presenting 10 ml of N/2 H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। आपके सामने H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 10 मिलीलीटर और कंसंट्रेशन N/2 है। इसमें कितने H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट मौजूद होंगे। तो अभी हमने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पढ़ा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। इस बार तो सब कुछ गिवन है, नॉर्मेलिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी मिलीलीटर में गिवन है। तो यहाँ पे तो ये तो सीधा आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना तो नॉर्मेलिटी कितना है, फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे ना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वो भी किसमें, मिलीलीटर में। तो नॉर्मेलिटी है आपका 1/2, वॉल्यूम मिलीलीटर में 10 यानी कि 5। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए कैलकुलेशन के बाद आप देखें तो 5 आया। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे इसमें उन्होंने दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट दिया, देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, एंड इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी एंड
इक्विवेलेंट भी, दोनों चीजें, इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ N/10, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ N/10 ही शायद होगा, आई थिंक, हाँ, N/10 NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, N/10 कंसंट्रेशन वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है, वो भी कितना, 1 लीटर। तो इसमें हम पूछ रहे हैं कि कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिली इक्विवेलेंट होंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट कितना मौजूद है। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तो बहुत आसानी से मिल रहा है, वॉल्यूम मिलीलीटर में करेंगे और नॉर्मेलिटी गिवन है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे फाइंड कर लेंगे, वही मिली इक्विवेलेंट जो आया होगा डिवाइडेड बाई 1000। तो जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो देखें, पहले नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लें, कैसे आएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मेलिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 1/10 लीटर में, सॉरी वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में है, तो उसको मिली लीटर में कर दे भाई, देख रहे हैं ना वॉल्यूम किसमें है, 1 लीटर में है, इसको ml में करेंगे तो 1000 ml आएगा, डिवाइड कर दीजिए तो 100। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तो आपने फाइंड कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, किसका है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, NaOH का, कितना आया, 100 आया, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इसके इक्विवेलेंट कितने होंगे। तो आपको पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला है, शायद अभी इसके ऊपर था, एक तो था जो आपका गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और एक था मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट, या यू कहिए नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, है ना, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 1000। तो आपने नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया 100 डिवाइडेड बाई 1000। तो कैलकुलेशन के बाद अगर आप बात करें तो ये आ जाएगा 1/10, या यू कहिए 0.10, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट 100 है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है, 0.10। तो देखिए अभी मैंने बताया कि ये आज हमारा ये चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा, और ये लास्ट लेक्चर है भी, और अभी तक हमने जो डिस्कशन किया ये फाइनल हमारा मान के चलिए, ठीक है। अब हम इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर क्लास 11th का आएगा, वो उनके सेकेंड चैप्टर का आने वाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एंड इट्स कंपोजिशन वाला जो भी चैप्टर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन अब हम लोग करेंगे, कुछ ही दिनों में हम और 11th के भी वीडियोस आने लगेंगे, मीन्स उस चैप्टर के भी वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल इस चैप्टर के लिए इतने ही लेक्चर मुझे इनफ लगा, हमने इतना कराया। बाकी लगेगा मुझे कि नहीं ठीक है भाई, थोड़ा इन डेप्थ में भी हमें कराना चाहिए, तो हम जरूर इसके लिए एक न्यू हेडिंग के साथ, एक न्यू कहने का मतलब कि एनर्जी के साथ जरूर एक और वीडियोस लाएंगे, 1-2 वीडियोस, अगर इससे रिलेटेड इन डेप्थ की बात करनी हुई तो, ठीक है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की बात करनी पड़ी। तो अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं, है ना, वो हमारे क्लास 11 के सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएंगे। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जो कुछ भी आपको इसमें लगा हो सीखने के उद्देश्य से, अगर आप लगेगा ठीक है भाई कि सीखने के लिए, तो मैंने काफ़ी कुछ इसमें बताने की पूरी कोशिश की है अपने फर्स्ट लेक्चर से लेके ये 9वां लेक्चर है तब तक। तो जो आपको लगा हो उसको आप गेन करिए, है ना। तो मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बातें करने वाले हैं। ओके।